कक्षा 12 का ये आपको वीडियो दिया जा रहा है। यूनिट 3 प्रकाश के दैतिक प्रकृति के बाद ये यूनिट 3 का जो चैप्टर आपको मिल रहा है, इसमें थोड़ी सी चीज़ देखनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा यूनिट परमाणु और नाभिक संबंधित है, यानी इस यूनिट का नाम ही है परमाणु एवं नाभिक। इसमें 4 पाठ आते हैं और 4 पाठ में परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रम उत्पत्ति, नाभिक की संरचना, रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियस एनर्जी, ये 4 पाठ का ये यूनिट है। इसमें जो आपका लेसन है वो है आपका 9 लेसन परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इसमें देखिए ये बेसिक नॉलेज है परमाणु की, यानी साइंस कोई अगर जानना चाहता है तो उसके एक बेसिक नॉलेज को परमाणु जानना, अणु जानना, नाभिक जानना और उनकी उत्पत्ति की व्याख्या ये बहुत स्पेशल मानी जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ठीक से समझें, ठीक से देखें, तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बेसिक नॉलेज के लिए। तो देखिए परमाणु के बारे में, परमाणु के लिए तो सामान्य सी बात आदमी कह सकता है कि परमाणु जो है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो आज की बात है, आधुनिक फिजिक्स नाभिक का है, तो उसमें ये हम लोग जानते हैं। जब सबसे पहले परमाणु की कल्पना की गई तो सबसे पहले कल्पना करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन डाल्टन। इन्होंने सबसे पहले परमाणु का विश्लेषण किया, उसके बारे में बताया। कितनी ईस्वी में? 803 ईस्वी में। इन्होंने ये कहा कि परमाणु जो है सभी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण जो होता है, किसी भी पदार्थ का जो अति सूक्ष्म कण है वो परमाणु कहलाता है, यानी सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनते हैं। दूसरी बात कहा कि ये जो परमाणु हैं अविनाशी हैं और अविभाज्य हैं, यानी किसी भी कंडीशन में ये विभाजित नहीं हो सकते और समाप्त भी नहीं हो सकते, यानी परमाणु को समाप्त करना यानी नाश करना मुश्किल है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु आकार में, आकृति में और गुण में समान होते हैं। ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है? डाल्टन कह रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमाणु जो भारी होते हैं और या तो हल्के होंगे। अब हल्के भारी का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन हल्का है, हीलियम हल्का है, ठीक है, आपका लिथियम हल्का है। तो हल्के परमाणु के जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, लेकिन भारी नाभिक जैसे आपका यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है ना, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है और भी हैं, पोलोनियम है, लोहा है, ये सब भारी नाभिक कहलाते हैं। और भारी नाभिक के जो परमाणु का आकार होता है वो अंडाकार होता है। ये आपको समझ में आ गई होगी। आपकी कई चीज़ें, सबसे पहले डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ जो बनते हैं उसका सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। ये परमाणु अविनाशी होता है, अभाज्य होता है ना, अविभाज्य होता है। एक ही तत्व के परमाणु का आकार, आकृति, गुण समान होते हैं। जो परमाणु हल्के होते हैं उनका आकार गोलाकार होता है, जो परमाणु भारी होते हैं उनका अंडाकार होता है। उसके बाद जे टॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, क्या कर दी? इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी 1897 ईस्वी में। तो उस समय उन्होंने एक बात की पुष्टि की कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जे टॉमसन ने 1897 में ये खोज करके बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज की वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में होते हैं। और ये इसकी व्याख्या बेकुरल ने कर दी अपने रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मिता के आधार पर कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पुष्टि उन्होंने कर दी। और उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ये उन्होंने कहा। ये भी कहा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत बड़ा होता है, लगभग 1836 गुना बड़ा होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु
खुद इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इतने गुना होता है। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड ने जब प्रोटॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। खोज करने के बाद उन्होंने अपनी संरचना में कहा, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, उसके बाद जो कंडीशन आया उसमें उन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक की खोज की यही रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की, और इन्होंने ही बताया कि जो सेंटर में जो होता है वो परमाणु होता है, या परमाणु नाभिक की खोज भी इन्होंने ही की थी। अब देखिए, एक छोटी सी चीज़ आपको बता दें, इतनी चीज़ें आपको परमाणु के बारे में मिली। इसके बाद जो परमाणु के बारे में आप जानना चाहते हैं वो ये है, सबसे पहला जो मॉडल आया, यानी परमाणु संबंधित जो मॉडल दिया, मॉडल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ हैं, उसको सबसे पहले देने वाले थे 1904 ईस्वी में थॉमसन। जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया प्लंक पुडिंग मॉडल के नाम पे। ये जो चित्र बनता है, चित्र निरूपण जो है उसी को प्लंक पुडिंग मॉडल कहते हैं, तरबूज मॉडल कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशी ठोस गोला है, यानी पूरा का पूरा गोला ठोस है, और कितने मीटर त्रिज्या का है, 10⁻10 मीटर त्रिज्या का है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, धनावेशित है, और संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान गोले में समान रूप से फैले रहते हैं, यानी कहीं कम और ज़्यादा उनका द्रव्यमान वितरण नहीं होता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं जैसे तरबूज के बीज धंसे होते हैं, इसीलिए इनको तरबूज मॉडल कहा गया, कि जो ये धनावेशित भाग है उसके बीच बीच में ये इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं जैसे तरबूज के बीज धंसे होते हैं। और ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश परमाणु के कुल धनावेश के बराबर होता है, और यही कारण है कि परमाणु क्या है, उदासीन कण होता है। ये थॉमसन ने कहा था। थॉमसन के मॉडल में उपयोगिता ये रही कि थॉमसन मॉडल में तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, गैसों का आयनीकरण, परमाणु का स्थायित्व और विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन, इन घटनाओं की व्याख्या बहुत आसानी से हो गई। थॉमसन मॉडल के अनुसार तापानिक उत्सर्जन मतलब किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन मतलब किसी परमाणु को अगर हम किसी पदार्थ को हम प्रकाश देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। गैसों को अगर हम आयनित करेंगे, गर्म करेंगे तो आयनन में बदलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में धनावेशित ऋणावेशित बनेंगे। परमाणु स्थायित्व मतलब नाभिक, ये धनावेशित और ऋण की वजह से उदासीन होना आसान हुआ। विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करेंगे। थॉमसन मॉडल की कमी जो रही वो ये रही कि उन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की, परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की, और अल्फा किरण पर किरण की भी व्याख्या वो नहीं कर पाए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अब रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग आया, यानी ये कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले एक अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग किया 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने क्या किया, पोलोनियम से अल्फा कण उत्सर्जित जो होता है उसका एक पुंज रूप बनाया और सोने की पतली पन्नी पर उसने उसे डाल दिया। डालने के बाद जो अल्फा कण, ठीक है, जो अल्फा कण डाला गया पतली पन्नी पर, जिसकी मोटाई थी 2×10⁻⁷ मीटर की, डालने के बाद उसके मार्ग विक्षेपण, यानी जब अल्फा कण चला तो उसके मार्ग में जो परिवर्तन आया उसके आधार पर परमाणु का व्याख्या किया उन्होंने संरचना संबंधित। तो अल्फा किरण के प्रयोग में ये जो चित्र देख रहे हैं आप, उसी तरह का चित्र है। उन्होंने क्या किया कि अल्फा किरण को सोने की पतली पन्नी पर डाल के बमबारी कर दी। बमबारी का मतलब ये होता है कि तीव्र गतिज ऊर्जा दे करके उसको इस प्लेट पे डाल दिया उन्होंने, जिसकी साइज थी, जिसकी मोटाई थी 2×10⁻⁷ मीटर की, यानी लगभग 0.1 माइक्रोन की, ठीक है, 0.2 माइक्रोन की। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, ठीक है ना, ये अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। एक जो सीधे निकल जाते हैं अल्फा कण, उस पर उन्होंने निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसमें कोई किसी प्रकार का कण
भाग खोखला माना। फिर उसने कहा कि जो कुछ विक्षेपित होकर निकलते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये लाइन विक्षेपित होकर जा रही है यानी मुड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश भाग एक सूक्ष्म जगह पे स्थित होता है, ये उन्होंने कहा। फिर तीसरी बार में जो अल्फा कण रिटर्न हो गए उस पर उन्होंने कहा कि परमाणु का एक सूक्ष्म भाग जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की होती है वहीं पर केंद्रित है। ये परमाणु की उन्होंने व्याख्या की। उसी के आधार पर परमाणु से जो संख्या थी, विक्षेपण संख्या, उसके आधार पर ये परमाणुओं की इस अल्फा कण की विक्षेपण संख्या थी, जिसके आधार पर उन्होंने ये सूत्र दिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने ही परमाणु नाभिक का आकलन किया। उन्होंने कहा कि अल्फा कण धनावेशित है और किसी परमाणु पर अगर वो गिर रहा है, ठीक है, तो उसके नाभिक में जो परमाणु क्रमांक होगा, Z इसका परमाणु क्रमांक है, सोने की पतली पन्नी का ये परमाणु है, तो इस पे जब गिरेगा तो जैसे ही तेजी से गिरेगा उसकी एक निश्चित बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बच जाएगी। यानी जैसे जैसे गतिज ऊर्जा परमाणु के जाने लगेगी, ये धन है, ये भी धन है, तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। उस आधार पर उन्होंने कहा कि जो इसके पास पहुंचने के बाद जो स्थितिज ऊर्जा होगी 1/4πε0 Ze2E बटे में r0², ये स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ये स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी जो अल्फा कण जा रहा था, यानी 12mα/v²। ये दोनों मान जहाँ पे बराबर होंगे वही उसके नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी, ये माना उन्होंने। यानी एक निश्चित दूरी यानी r दूरी पर आकर के वो रिटर्न होना है उसको। तो हम ये कह सकते हैं कि u बराबर k यानी 1/4πε0 2Ze2E ये E अल्फा कण का आवेश मान है, ये आपका धनावेश का आवेश मान है, तो ये हो जाएगा r0² बराबर 12mv², ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर। तो r0² अगर हम लिखना चाहें, ये स्क्वायर नहीं होता स्थितिज ऊर्जा में, तो r0 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 Z2Ze² बटे में 12mα/v²। इसको जब हम हल करते हैं, जब इसको थोड़ा हल करते हैं, जैसे ये हमने मान रखा है, इस मान पे अगर हम हल करेंगे तो 9 × 10⁹ ये आएगा, 2 आएगा, सोने की पतली पन्नी का 79 Z आएगा और 1.6 10⁻38 ये आएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन का आवेश मान होगा। और उसके बाद अगर हम करें तो हाफ लिखेंगे, m अल्फा का मान लिखेंगे 6.7 × 10⁻27 और एक न्यूनतम मान होता है अल्फा का 2.10⁻⁷, ठीक है, का स्क्वायर। जब हम इसको हल करके देखें तो हमें मिला कि ये मान आपका आता है लगभग 2.47 × 10⁻⁻64 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मान है ये तो इसके प्रतिकर्षण मान हुआ, यानी परमाणु की सोने की जो पतली पन्नी का जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन, उसका रेडियस जो होगा वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मान हम ये कहते हैं कि परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 कोटि का होता है, वो सत्य साबित हुआ। यानी इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी परमाणु की नाभिक त्रिज्या निकाल सकते हैं, 1/4πε0 2Ze²/k भी कर सकते हैं। ये k अल्फा कण की कैनेटिक एनर्जी है, अल्फा कण की क्या है? गतिज ऊर्जा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम समझते हैं कि पर्याप्त है। आप इसको दोबारा तिबारा देख करके आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।